हेलो प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की, जिसमें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को 4 से 5 लेक्चर दे दिया है। अगर आपने उन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप लोग उन सारे लेक्चर्स को देख कर आए, तभी ये क्लास अटेंड करेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, जो कि इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन हर साल आपके नीट के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि आप पिछले लेक्चर को जरूर अटेंड कीजिएगा, तभी आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोगों की चर्चा होने वाली है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT थ्योरी। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वैलेंस बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो दो एटम बॉन्ड बनाते हैं वैलेंस सेल में बनाते हैं। किस में बनाते हैं? वैलेंस सेल में बनाते हैं, ना कि इंटरनल सेल से बनाते हैं बॉन्ड। अगर उनको इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी है तो वैलेंस सेल से शेयरिंग करेंगे। ठीक है ना। तो इसी के बारे में चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो आप लोग मेक श्योर करिए कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे, कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाएंगे। मैं कहूं स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ नोट डाउन भी किया करो। ठीक है ना। पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें मैं पढ़ा रहा हूं। इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप लोग सोचते होंगे कि सर क्वेश्चन तो करा नहीं रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूं कि लेक्चर वाइज नहीं, चैप्टर वाइज आप लोगों को एक एक लेक्चर क्वेश्चंस का दे दूं, जिसमें मैं इंक्लूड करूं प्रीवियस क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो PYQs होते हैं उनको मैं इंक्लूड करूं, और मॉडर्न क्वेश्चन किस आधार पे पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करूं उन लेक्चर्स में। तो आप लोगों को 2-3 दिन मुझे टाइम दो, मैं इसका प्लान कर रहा हूं अभी। ठीक है। जितने चैप्टर हो गए हैं या हो रहे हैं, इनके सभी चैप्टर्स के एक एक लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा, वो भी क्वेश्चंस का, जिसमें PYQs रहेंगे और मॉडर्न क्वेश्चन जिनके आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी आपके नीट के एग्जाम में, उसके हिसाब से मैं बना दूंगा। ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से बनाऊंगा, इसीलिए आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। LWR 24x7 को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों के लिए मैं जरूर मेहनत करूंगा, और जरूर मेहनत करता भी रहूंगा, कर भी रहा हूं। ठीक है ना। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो पहली बात तो यह है कि यह थ्योरी कहती है कि आपने जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है दो एटम्स के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स के जो वैलेंस सेल हैं, जिसको बाह्य कोष हिंदी में बोलते हो, वो कोष दो परमाणुओं के दो कोष बाहर वाले, उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, ना कि ऐसे जो कि अंदर वाले सेल हैं, अंदर वाले कोष हैं, उनसे इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग नहीं होती है। बाह्य कोष के यानी कि वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ना कि इंटरनल सेल से। ठीक है ना। इसलिए थ्योरी कोवेलेंट बॉन्ड के लिए होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं दो एटम्स, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उन एटम्स के वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉनों का लेन देन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई होगी, तभी उनके बीच में बॉन्ड बना है। इसी थ्योरी को हम चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी बात करते हैं तो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच। BBT थ्योरी हमें यह बताती है कि किस तरह से ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से। अतिव्यापन हिंदी में बोला जाता है, ओवरलैपिंग को हिंदी में अतिव्यापन बोला जाता है। किस तरह से अतिव्यापित होते हैं दो कक्षक, ठीक है, दो कोष एक दूसरे से कैसे अतिव्यापित होते हैं, या फिर दो सेल्स कैसे ओवरलैप करते हैं एक दूसरे से, उसकी बात बताता है। और ध्यान दीजिएगा, BBT थ्योरी अप्लाइकेबल ओनली फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड में दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तभी उसी पे अप्लाइकेबल हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड में ही ऑर्बिटल एक दूसरे पे बराबर मात्रा में, ठीक है ना, जितना डिस्टेंस ये ओवरलैप किया इस पर, उतना डिस्टेंस ये उस पे ओवरलैप करता है। ठीक है। तो बात ये होती है कि कोऑर्डिनेशन, मतलब जिसको कोवेलेंट बोलते हैं, कोवेलेंट का मतलब होता है कि ये जितना ओवरलैप करेगा उतना ओवरलैप ये करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड शुड हैव मच अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में। अट्रैक्शन फोर्स कब ज्यादा होगा? जब वो ज्यादा नजदीक आएंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी।
एक दूसरे के ज्यादा क्लोज आ जाएंगे और मैक्सिमम चांस रहेगा ओवरलैप करने का। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन कैन ओवरलैप। सिर्फ वही ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं जिनके पास हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है। और वो भी जो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उन ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर मान लो इसका अपर डायरेक्शन है तो इसका लोअर डायरेक्शन होना चाहिए इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तभी ओवरलैप कर पाएगा। और ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात और आती है, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप तो करते हैं, पर उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा ओनली हाफ ऑर्बिटल ओवरलैप। अच्छा, ये बात क्या है हाफ ऑर्बिटल की? हाफ ऑर्बिटल का मतलब ये हुआ कि जो दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे वो 50% तक ओवरलैप कर सकते हैं बस। ओवरलैपिंग जो होती है वो 50% तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। ठीक है ना, मान लो ये ओवरलैप, ये वाला ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल है, ये एक दूसरे से आधा ही ओवरलैप कर पाते हैं, पूरे नहीं ओवरलैप कर पाते हैं। जैसे हम बात करें, एक एस ऑर्बिटल ये है, एक दूसरा एस ऑर्बिटल ये है, ये इसका आधा ही ओवरलैप करेगा, पूरा नहीं ओवरलैप कर पाता है। 50% ही ओवरलैपिंग होती है, क्योंकि उसके बाद उसका न्यूक्लियस आ जाता है, दोनों के न्यूक्लियस आ जाते हैं और दोनों के बीच में रिपल्सन होने लगता है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, कहाँ पढ़ाया था मैंने? फजान रूल में पढ़ाया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक नेचर भी था। ठीक है, इसकी बात मैंने किया था बीबीटी थ्योरी में। अगर आप लोगों ने सेकंड लेक्चर में, मतलब सेकंड लेक्चर ही है, उसको नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, अभी हमारी चर्चा क्या है, एक बार और ध्यान सुनिएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है? ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग अप्रोच को। किसमें ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग अप्रोच को दिखाएगा? जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ हो। और कोवेलेंट बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं, और इसके लिए उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होना चाहिए, तभी उनमें ओवरलैपिंग होगा, और तभी उनमें हाफ फील्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट बन पाएंगे। मान लो दूरी दूरी पर रहे, थोड़ा सा टच किए, तो ऐसा हो सकता है कि भाई उसका इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं जा सकता, ना ही उसका इसके पास जा सकता है, दूसरे ऑर्बिटल के पास। तो भाई हाफ फील्ड अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनको कंप्लीट होने के लिए उन दोनों को आधा आधा ओवरलैप करना पड़ेगा। हाफ, इसका भी आधा ओवरलैप होना चाहिए और इसका भी आधा ओवरलैप होना चाहिए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? और कह रहा है ओवरलैप वही करेंगे जिनके पास ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, ना फुल्ली फील्ड हो, ना फुल्ली फील्ड हो, ना ही पार्शियली फील्ड हो, ना ही ऐसा भी होना चाहिए कि वो वेकेंट ऑर्बिटल है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। होना चाहिए हाफ फील्ड। क्या होना चाहिए? हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर पाते हैं, और वो हाफ ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, 50% तक ओवरलैप कर पाते हैं। मान लीजिए एस ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल है, इसके पास हाफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी हाफ, बोले तो वो आधा इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं कह रहा हूं हाफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, तो ये हाफ फील्ड हुआ कि नहीं हुआ? इसमें भी एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने पढ़ाया था ना। इसमें भी क्या होना चाहिए? इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर 1 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखो जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन क्या है? अपर डायरेक्शन है, और इसका स्पिन लोअर डायरेक्शन है, तो भाई ये ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, इतना बात होती है बीबीटी थ्योरी में। आगे मैं चर्चा कर रहा हूं, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है ना? ठीक है, ओके। थोड़ा सा और कुछ पॉइंट मैं बता देता हूं आप लोगों को। ओके, मैं कुछ पॉइंट और बता देता हूं इसमें, ओवरलैपिंग को थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक एस ऑर्बिटल ये है, एक एस ऑर्बिटल ये है और दूसरा एस ऑर्बिटल ये है। ठीक है, ठीक, ओके। ये एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल, इन दोनों को अगर ओवरलैप करना है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, क्या बनाना है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, तो ओवरलैप करेंगे ही। अगर ओवरलैप करेंगे तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर ये ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करके कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा हाफ, मतलब ये वाला आधा ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाएगा, ये वाला भी आधा ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और इसके पास भी क्या था? 1 इलेक्ट्रॉन था,
इस डायरेक्शन में, इसके पास क्या था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था इस डायरेक्शन में। कंप्लीट शेयरिंग हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, क्यों फॉर्म होता है? क्योंकि ऑर्बिटल क्या होते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, ये बात मैंने आपको बताया ओवरलैपिंग के केस में। और कहानी क्या होती है ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ मतलब ओवरलैपिंग की, तो ओवरलैपिंग होता है दो तरह का। कितने तरह का होता है? दो तरह का ही ओवरलैपिंग पॉसिबल होता है। सुनिएगा, मैंने कहा ओवरलैपिंग के टाइप्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। ओवरलैपिंग दो तरह से हो सकता है। एक होता है जब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स एक दूसरे से हेड ऑन कोलिजन करें, इस तरह से। ठीक है, तब जाके उनके बीच में एक्सियल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अगर इस तरह से साइड वाइज अगर ओवरलैप कर रहे हैं, साइड वाइज कोलाइड कर रहे हैं दो ऑर्बिटल्स के, दो एटम्स के ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस केस में साइड वाइज बॉन्डिंग होती है। ऐसे हो रहा है तो ये एक्सियल हो गया, इसका एक्सिस कोलाइड किया ना, एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगा। इस तरह से कोलाइड करेगा तो इसको बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग और दूसरा होता है साइड वाइज ओवरलैपिंग। जब हम एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो एक्सियल ओवरलैपिंग सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा एक्सियल ओवरलैपिंग, और इस केस में कोलिजन होता है हेड ऑन कोलिजन। क्या होता है? हेड ऑन कोलिजन होता है। टकराव जो होता है दो एटम्स के ऑर्बिटल्स का, वो हेड ऑन होता है, और इस केस में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होते हैं, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, ठीक है, और एक और एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, दोनों एस ऑर्बिटल हैं, एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना स्फेरिकल होते हैं। कैसे होते हैं? स्फेरिकल होते हैं। ठीक, और पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसकी बात ही कर रहा हूं तो इस केस में ध्यान देना, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल क्या इस तरह से ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं, इनमें सिर्फ साइड वाइज ओवरलैपिंग इसमें सिर्फ एक्सियल ओवरलैपिंग हो सकता है। इस तरह से ओवरलैप करेंगे, इस तरह से ओवरलैप नहीं कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि इसका स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है। किसका? एस का। एस वाला ऑर्बिटल किस शेप में होता है? स्फेरिकल होता है। अगर एस एस है तब ये जब हेड ऑन कोलिजन करेगा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर मान लो एक एस ऑर्बिटल है, अगर एक एस ऑर्बिटल है और दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो इस केस में भी हेड ऑन कोलिजन ही, हेड ऑन कोलिजन ही होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग ही हो। हेड ऑन कोलिजन बोलो, एक्सियल ओवरलैपिंग बोलो, बात एक ही है। ठीक है ना, हेड ऑन कोलिजन बोलो, एक्सियल को ओवरलैपिंग बोलो, बात एक ही है। इस केस में भी हेड ऑन ही होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगी। कहानी ये होती है क्योंकि इसके पास क्या है? एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है। कब तक साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा? जब तक कोई एक एस ऑर्बिटल आ जाएगा। अगर एक एस ऑर्बिटल आ रहा है, चाहे पूरे एस ऑर्बिटल आ रहे हैं, दोनों एस ऑर्बिटल आ रहे हैं, या कोई एक एस ऑर्बिटल आ रहा है, तो वहां पे हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन कोलिजन होगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो इसके लिए या तो इसमें क्या कहते हैं उसको, पी बॉन्ड आना चाहिए, पी ऑर्बिटल आना चाहिए, पी बॉन्ड नहीं, पी ऑर्बिटल आना चाहिए, या इसमें डी ऑर्बिटल आना चाहिए। कुछ इस तरह से डी ऑर्बिटल आ जाए तब भी इसमें क्या हो जाएगा? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा। मान लो पी है, एक पी और तुम बना दो, साइड वाइज ओवरलैपिंग। मान लो एक पी है और दूसरा क्या है? दूसरा डी है, कुछ वो इस तरह से बना रहा है, डी वाला डबल डंबल है, इस तरह से बना रहा है। माना कि ये हमने क्या किया, ये पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल, ये पी है और ये डी ऑर्बिटल है। अगर ये ओवरलैप करेंगे तो इनसे ध्यान दीजिएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग ही होगा। साइड वाइज ओवरलैपिंग कब होगा? जब ये समान एक्सिस पे मतलब जैसे मान लो ये वाली एक्सिस एक्स है, ये वाली भी एक्सिस एक्स है,
ठीक है ना। तो ये दोनों अगर ओवरलैप करेंगे तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, हमेशा ऐसा रहेगा। लेकिन कहानी कब बदल जाती है इनके केस में, अगर कोई एक एक्सिस में है, दूसरा दूसरे एक्सिस में है, एक एक्सिस में है, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इस केस में जब ओवरलैपिंग होगा तो इस केस में हेड ऑन हो जाता है और यहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं अगर कहानी की बात कर रहा हूं इसमें, अगर मैं इसमें कहानी की बात कर रहा हूं तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा उस केस में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है तो उस केस में पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। साइड वाइज ओवरलैपिंग पर पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। और ध्यान दीजिएगा, जब कहीं पर एस आर्बिटल आ जाएगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, उसका हेड ऑन कोलिजन या एक्सियल कोलिजन होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। अगर तुम्हें साइड वाइज ओवरलैपिंग करानी है तो उसमें तुम्हारा कोई एक एस आर्बिटल नहीं आना चाहिए, एक भी एस आर्बिटल नहीं आना चाहिए, ये बात याद रखिएगा, कोई भी एक एस आर्बिटल नहीं आना चाहिए उसके केस में। उसमें या तो पी आर्बिटल हो या तो डी आर्बिटल हो, तभी उसमें साइड वाइज ओवरलैपिंग हो सकती है। और उसके केस में पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। इसके केस में क्या होगा? इसके केस में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा और उसके केस में पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और इसमें क्या सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे? हाँ, जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तब सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। अगर इनमें से किसी आर्बिटल का एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया तो मैं उल्टा बोल गया क्या? साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तो हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर एक्सियल कोलिजन हो गया, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया तो इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बन सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? भले ही इसमें पी बॉन्ड आ जाए, पी आर्बिटल आ जाए, पी और डी आर्बिटल आ जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है, आने दो। अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा तभी पाई बॉन्ड बनेगा। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाए, कोई भी आर्बिटल हो, यस आर्बिटल हो, यस आएगा तो एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा ही, पी आर्बिटल हो, डी आर्बिटल हो, कोई भी आर्बिटल हो, अगर हेड ऑन कोलिजन किया, एक्सियल ओवरलैपिंग किया तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ तो हमेशा पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। एक्सियल कोलिजन हुआ, सिग्मा बॉन्ड, साइड वाइज पाई बॉन्ड। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। लेकिन जब यस आर्बिटल होता है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है और उससे हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। मैं यहां पे बात एक लिख देता हूं, ठीक है, मैं एक बात लिख देता हूं आगे, ठीक, मैं एक बात लिख देता हूं। मान लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो कोई एक यस आर्बिटल आ जाए, इसके साथ ओवरलैप करने के लिए, इसके साथ ओवरलैप करने के लिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, पी आ जाए, डी आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो ऑलवेज क्या होगा? एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या होगी? एक्सियल ओवरलैपिंग। मैं इधर लिख दे रहा हूं या ऐसे करके लिख देता हूं, इसमें ऑलवेज एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। और एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो इससे हमेशा ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगी। ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, हमेशा सिग्मा बॉन्ड इससे फॉर्म होगा, ठीक है, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो। और यस के साथ आना चाहिए तुम्हारा, डी आना चाहिए, पी आना चाहिए, कोई भी आना चाहिए। लेकिन जब हम कहानी बात करते हैं इसमें, जब हम बात करते हैं कि अगर पी आ जाए, डी आ जाए, ठीक है, इनमें से अगर कोई आ रहा है तो इनसे दोनों ओवरलैपिंग पॉसिबल, बोथ ओवरलैपिंग पॉसिबल है, बोथ ओवरलैपिंग पॉसिबल है, ठीक है, इसमें दोनों ओवरलैपिंग पॉसिबल है। और इस केस में सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है, पाई बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है, दोनों बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों फॉर्म हो सकता है। अगर कोई एक एस आर्बिटल आ जाए और कोई चाहे पी आर्बिटल आए या फिर इसमें से डी आर्बिटल आ जाए, कोई भी आए, ठीक है, पी आर्बिटल आए, डी आर्बिटल आए, कोई भी आए, ठीक, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? कोई भी आए, अगर यस के साथ आए तो हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। अगर पी आर्बिटल आ जाए, ठीक है, पी आर्बिटल आ जाए
पी डी ऑर्बिटल आ जाए, मान लो डी वाला जा रहा है काठू, ठीक है, कोई भी आ जाए तो इसमें दोनों पॉसिबल है। कोई अगर यस आ जाए तो एक ही पॉसिबल, अगर यस के अलावा कोई और है, पी है, डी है ऑर्बिटल, तो उसमें दोनों पॉसिबल, एक्सियल ओवरलैपिंग भी और साइड वाइज ओवरलैपिंग भी। इसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनेगा और पाई बॉन्ड भी बनेगा। ये बात मैंने समझाने की कोशिश किया था, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल करके देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। इससे पहले तुम लोग इसको भी लिख लीजिएगा ये बात, ठीक है। ओवरलैपिंग कितने तरह का होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग और साइड वाइज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग पे पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, ओके। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बताता हूं, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लें, मान लो तुम्हें H2 दिया गया है, ठीक है, इसमें किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। H की जब तुम बात करते हो हाइड्रोजन की, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है, यानी कि H में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके केस में तुम्हें क्या करना है, S ऑर्बिटल बनाना है, इसका भी और एक हाइड्रोजन का और भी बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम S ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके भी S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना। अगर S ऑर्बिटल हैं तो इसमें हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, क्या होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग हो जाएगा, इसमें एक्सियल हो जाएगा, एक्सियल ओवरलैपिंग। और जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो एक बात बताइए, कौन सा इसमें कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, इसमें फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। अगर सिंगल बॉन्ड, अच्छा सिग्मा बॉन्ड के लिए मैं एक वर्ड यूज करता हूं, सिंगल बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज सिंगल बॉन्ड होता है। एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है। अगर डबल बॉन्ड आ जा रहा है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है। एक ठू अगर है तो हमेशा सिग्मा रहेगा, दो ठू आ जाए तो एक सिग्मा एक पाई, तीन ठू आ जाए तो एक सिग्मा दो पाई। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, लिख लो। क्योंकि किसी एक एटम के लिए, किसी एक एटम के लिए अगर एक्सियल ओवरलैपिंग होनी है तो एक ही बार होती है, किसी एक एटम के लिए एक्सियल ओवरलैपिंग एक ही बार होती है। नोट पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। नोट में क्या लिखना है, वन एटम, अरे यार, नोट में तुम्हें लिखना है वन एटम कैन फॉर्म, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, वन एटम, ठीक है, वन एटम, ठीक, having only one time of axial overlapping, having only one time of axial overlapping, only one। मैं इस बात को बता रहा हूं तुम्हें, मैं कहना क्या चाहता हूं, वन टाइम ऑफ एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर सीधे सी बात कर लो, एक ही बार वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसी एक एटम के साथ, किसी एक एटम के साथ, ठीक है। मतलब जैसे ये एक हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल है और दूसरे हाइड्रोजन का ये दूसरा, मतलब इसका भी s ऑर्बिटल है, तो एक बार ही कोई एक एटम एक्सियल ओवरलैपिंग कर पाएगा इसके साथ, दोबारा नहीं कर पाता। अगर दोबारा करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगा। इसी बात को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। आगे जब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की, मान लीजिए तुम्हें एग्जाम्पल दिया गया है HCl, ठीक है, तुम्हें एग्जाम्पल दिया गया है HCl दिया गया है, ठीक है। इसके केस में देखिएगा जरा, जब तुम हाइड्रोजन की बात करोगे, तो हाइड्रोजन के केस में हमेशा एक s ऑर्बिटल आएगा जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जब तुम इसकी बात करोगे, इसके लास्ट वाला सेल जो होता है p ऑर्बिटल होता है। p ऑर्बिटल में कितने, p सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। और इसके लास्ट वाले सेल में, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसके वैलेंस सेल में
क्लोरीन है ना, हाँ क्लोरीन है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे बताइए जरा। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, पी वाले वैलेंस शेल में, ठीक है। पी वाले वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। करके दिखा देता हूं यार, नहीं तो कहोगे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए लाइफ में, है कि नहीं है। तुम इसकी बात किए तो ये 1s1 ही रहेगा। तुम इसकी बात करोगे 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, अरे यार 3s2, 3p5। देखो जरा बाएं कोष में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 7 तो हैं, पर p वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 ऑर्बिटल है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका यस है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका p है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं ऐसे भर दे रहा हूं पहले ऐसे करके, ठीक है। इसमें 2 हो गया, इसमें भी 2 हो गया, तो टोटल 5 हुआ ना, टोटल 5 हुआ। अभी इसके पास एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, हाफ फील्ड है कि नहीं है। ये वाला मान लो ये px है, ये py है, और ये क्या है, pz है। pz में अभी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं है, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका s ऑर्बिटल और इसका pz ऑर्बिटल, इसका s और इसका p ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसका s ऑर्बिटल और उसका p ऑर्बिटल ओवरलैप करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आप लोगों को एक्सियल बॉन्ड और एक्सियल ओवरलैपिंग जिसमें सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म होगा, अगर हम साइड वाइज ओवरलैपिंग की बात करते हैं उसमें पाई बॉन्ड हमेशा फॉर्म होगा, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग फिर से वीडियो देख सकते हो सकता है कुछ लोग भाई थोड़ा सा, हाँ उनको कम समझ में आता है। कुछ लोग होते हैं मतलब जो अपने आप को समझते हैं कि मैं कमजोर समझना नहीं है आपको, आप समझते हो इसीलिए कमजोर हो। इस दुनिया में कोई कमजोर नहीं है, बस तुम्हारे अंदर लड़ने का जिगरा नहीं है, हौसला नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। लड़ोगे तो जीतोगे, नहीं लड़ोगे, देखो लड़ोगे तो जीतने के भी चांसेस हैं और हारने के भी चांसेस हैं, नहीं लड़ोगे तो हारने के भी हैं, ठीक है ना। नोट डाउन कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने VSEPR थ्योरी पढ़ाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर को जरूर जाके देखिएगा। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को BBT थ्योरी पढ़ाया, अच्छे से समझाया, और भी कॉन्सेप्ट हैं मैं कल यानी कि इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को बाय।